हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में। तो दोस्तों आज आपका हो गया 3 अप्रैल, ठीक है। तो आज जो है मैट्रिक बोर्ड का जो आपका पेपर है संस्कृत भी फिनिश हो गया, ठीक है। तो फाइनली हम लोग का यहाँ पे 10th बोर्ड का 12th बोर्ड का एग्जाम जो झारखंड बोर्ड का फिनिश हो जाता है। अब आपका 9th बोर्ड 8th बोर्ड और 11th बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो एक एक करके हम लोग सारे बोर्ड एग्जाम के पेपर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों यहाँ पे क्लास 9th का विज्ञान साइंस पेपर, ठीक है, जो कि आपका मॉडल पेपर सेट नंबर 2 है, ठीक है। तो ये जो पेपर है दोस्तों मैं आपका रिवीजन के लिए करा रहा हूं कि आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछने वाला है वो 40 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। आपका 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स का भी वही पेपर रहने वाला है, साइंस का भी वही रहने वाला है, ठीक है। तो साइंस में भी आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 40 नंबर के लिए। सारे सवाल एक एक नंबर का होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट यहाँ पे डिस्कस करना शुरू करते हैं। आइए हमारे साथ रिवीजन करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला सवाल पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है? हवा, जल, भोजन। ये क्या है? पदार्थ है। पदार्थ का मतलब क्या हो गया? मैटर, जो जगह घेरता है, जिसके पास कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, तो क्या कहलाएगा? वो पदार्थ कहलाएगा। तो सुने, एक ऐसा चीज है जिसमें कोई भी मतलब जो है कह सकते हैं न द्रव्यमान होता है न ये जगह घेरता है, ठीक है। तो क्या हो गया? पदार्थ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 250 डिग्री पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस पे जो होता है पानी जो है बॉयल होने लगता है, गर्म होकर भाप बनने लगता है, यानी ये गैसीय अवस्था में हो जाएगा, ठीक है। ये तो 250 हो गया। 100 डिग्री से ऊपर भी चला जाएगा टेम्परेचर तो भी जल की जो भौतिक अवस्था है वो कैसी हो जाती है? गैसीय हो जाती है, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं तीसरा नंबर सवाल। तो तीसरा नंबर सवाल में यहाँ पे देखिए, जल वाष्प संघनित होता है। जल जो है वाष्प संघनित होता है, कंडेंसेशन। संघनन का मतलब क्या होता है? कंडेंसेशन होता है। तो क्या होता है? उसमें उष्मा ताप घट जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उसका ताप, ठीक है। उसका ताप घट जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर, निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? अब देखिए यहाँ पे कौन तत्व नहीं है? सोडियम तो तत्व है, ये हो जाएगा Na इसका संकेत, ये हो गया आपका Ag। सिलिकॉन का क्या होता है? एसा, ये तत्व है। नमक का घोल तत्व नहीं है, ठीक है ना, वो यौगिक में आ जाएगा। नमक जो है आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, समुद्री जल में नमक पृथक करने की विधि का नाम है, ठीक है। तो विधि का क्या नाम है? तो इसका जो नाम है दोस्तों है आपका क्रिस्टलीकरण, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। चलिए 6 नंबर, 8 ग्राम CH4। CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन बोलेंगे। CH4 को क्या बोलेंगे? मीथेन, ठीक है। इसमें कितना मोल होता है? तो मोल कैसे निकालेंगे आप? गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, मतलब जो दिया गया द्रव्यमान है और इसका मोलर द्रव्यमान है ना, डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा? मोल निकलेगा। 8 ग्राम दिया हुआ है। मीथेन का कितना होता है? 12, इसका 4, 16 हो गया। तो 8/16 मतलब 1/2 हो गया, मतलब आधा मोल। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या होता है? तो होता है H2S। क्या होता है? H2S होता है, ठीक है ना। कैसे? यहाँ पे हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 2, क्रॉस मल्टीप्लाई से करते हैं आप ना, तो यहाँ पे हो जाएगा H2S, ठीक है। 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान आपको बताना है। तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला भी तुरंत देखे हुए, यहाँ पे 1 मोल बोला हुआ है, तो 1 मोल दिया है M, और बोला है परमाणु द्रव्यमान पूछा गया, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे M, और ये हो गया कितना? 14। किसका बोला है? नाइट्रोजन का ना, तो कितना होता है? 14। 14 गुना 1 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर हम लोग 9 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप देखो, यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ही कहता है कि आपका इसे तीर का निशान है तो इसके पहले क्या होता है? अभिकारक, इसके बाद आपका क्या होता है? प्रतिफल। यहाँ अभिकारक, यहाँ पे प्रतिफल यानी उत्पाद। तो दोनों का जो द्रव्यमान होगा वो बराबर होगा आपस में, ठीक है। नाभिक में उपस्थित होते हैं। नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं? तो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों रहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों रहेगा। दोनों मिलाकर क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाएगा एटॉमिक मास, ठीक है। क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास, ठीक है। द्रव्यमान कहलाएगा, मतलब परमाणुविक आणविक द्रव्यमान कहलाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन का योग के, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग बोलेंगे
एक सेकंड देखिए, परमाणु नाभिक उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का योग, ये क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान। अभी मैंने बताया तीसरे कक्ष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। हम लोग कैसे, एक फॉर्मूला हमारे पास है 2n²। ठीक है, तो n का मान 3 रखिए क्योंकि तीसरे कक्ष बोला गया, 3 3 9, 9 दूना कितना हो गया 18। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है, इस फॉर्मूला से आपको निकालना है, फॉर्मूला क्या है 2n²। ठीक है ना, इससे आपका अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहरी कक्ष में वो निकल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। तो विस्थापन आपका यानी कि डिस्प्लेसमेंट सदिश राशि होता है। तो सदिश राशि को क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा राशि जिसमें दिशा भी होता है, उसका कुछ मतलब परिमाण भी होता है। ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे आप, उसको बोलेंगे सदिश राशि। ठीक है, आपका देखिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के जो समीकरण है ना, तो उससे पूछा गया है कौन इसमें से सही है। v² प्लस u², ये गलत हो गया। v² माइनस u², हाँ ये आपका सही हो गया। ठीक है, हम लोग 3 को पढ़ते हैं, v बराबर u प्लस at, फिर क्या पढ़ते हैं v² माइनस u² बराबर 2s, फिर पढ़ते हैं s बराबर ut प्लस हाफ का at²। ठीक है, ये 3 आपके पास इक्वेशन होता है, 3 समीकरण, तो आपका ये वाला बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका 15 नंबर सवाल में बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे इसमें क्या पूछा गया है आपसे कि यदि किसी वस्तु का विस्थापन 0 है ना, तो वस्तु द्वारा किया गया तय दूरी, विस्थापन है तो क्या हो सकता है, ये आपको बोला गया विस्थापन क्या है 0 है, तो दूरी जो होता 0 भी हो सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है, लेकिन ऋणात्मक तो कभी नहीं होगा। ठीक है, तो 15 नंबर सवाल आपका फिनिश हो गया। सवाल नंबर हम लोग 16 यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो 16वां सवाल को यहाँ पे देखेंगे आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम की अवस्था बनाए रखता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलेंगे, यानी इनर्शिया। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है, मतलब कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में ही रहेगा, अगर विराम में है तो विराम में ही रहेगा। इसे हम लोग लॉज ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व के नियम बोलते हैं। ठीक है, 12 न्यूटन का बल 3 केजी की वस्तु पर कार्य करता है तो उत्पन्न त्वरण निकालिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर ma। 12 न्यूटन का बल लग रहा है, मास कितना है 3 केजी है। ठीक है, तो इंटू क्या हो गया a, 3 इधर लाके डिवाइड करेंगे, 3 चौके 12, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपका त्वरण हो जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। तो फोर्स बराबर क्या होता है, हम लोग भी देखे हो, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का यूनिट क्या हो जाएगा केजी, और एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन का मतलब क्या हो गया 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब पहला आपका सही जवाब हो गया। दो वस्तु के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे, खाली जगह में क्या यहाँ भरना आपको, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, G m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। तो क्या हो गया व्युत्क्रमानुपाती, ऊपर वाला रहेगा तो समानुपाती कहेंगे। ठीक है, आपका हर में है तो क्या लिखेंगे व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं, यदि दो वस्तुओं के बीच द्रव्यमानों को दुगना कर दिया जाए, ठीक है ना, द्रव्यमान को क्या किया जाए दुगना कर दिया जाए, तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि m आपका 2m हो जाएगा, m2 भी आपका 2 हो जाएगा, तो 2 गुना का 4 हो गया। ठीक है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति बोलेंगे। तो बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। जूल किसका मात्रक होता है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं जूल किसका मात्रक होता है, तो ये आपका होता है कार्य का भी और ऊर्जा का भी। कार्य मतलब वर्क हो गया, ऊर्जा मतलब एनर्जी हो गया। ठीक है ना, तो वर्क के लिए भी होगा और एनर्जी के लिए भी होगा। ठीक है, तो आपका 22 नंबर सवाल फिनिश होता है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 23 की तरफ। तो 23 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे द्रव्यमान m के कण का रेखीय संवेग p है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा क्या होगी यहाँ पे p स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m हो जाएगा। ठीक है ना, तो तरंगे किसका स्थानांतरण करती है, किसको ट्रांसफर करती है, तो एनर्जी को यानी ऊर्जा को। ध्वनि आवर्तकाल का एसआई मात्रक है, किसका एसआई मात्रक है ध्वनि यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे आप सेकेंड का है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। तो 26 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे है उसमें आप देखिए आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन कितना होता है, तो ये होता है आपका 2 लाख। ठीक है, पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या है, पोषण से संबंधित यानी कि न्यूट्रिशन से संबंधित। ठीक है, मूंगफली तथा बादाम के छिलकों में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, तो स्क्लेरिड्स पाए जाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए सवाल नंबर आपका 29 है, कॉर्क कोशिकाओं में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है शुबरीन, ठीक है। कॉन्ड्रोब्लास्ट कोशिका पाई जाती है कहाँ पे? उपास्थि में पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए 30 नंबर सवाल हमारा फिनिश होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 31वें सवाल की तरफ। तो 31वां सवाल आप यहाँ पे देखेंगे, आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो कहाँ पाई जाती हैं ज्वाला कोशिकाएं? आपको बताना है यहाँ पे। तो ये पाई जाती हैं टेप वर्म में। कहाँ पाई जाती हैं? टेप वर्म में, ठीक है। मेंढक क्या है? उभयचर है। उभयचर क्यों है? क्योंकि जल में भी रह सकता है और जमीन में भी रह सकता है। तो जल और जमीन दोनों जगह रहने वाले जो प्राणी होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उभयचर बोलते हैं, ठीक है ना। एनेलिडा में पाए जाने वाले उत्सर्जन तंत्र को क्या बोलते हैं हम लोग? तो नेफ्रिडिया कहते हैं, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 34। तो 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक विश्वव्यापी बीमारी क्या है, ठीक है। विश्वव्यापी बीमारी का ऑप्शन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो लिखेंगे यहाँ पे एड्स, ठीक है। एक संक्रामक रोग है, फैलने वाला, तो क्या है? हैजा, एक संक्रामक रोग होता है, ठीक है। कौन प्राकृतिक संपदा नहीं है? तो आपका नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे खेत, वैसे ये देखिए ये भी कोयला तो भी हम लोग को प्रकृति से ही मिलता है, जल, खेत, वायु, ये सारे के सारे प्राकृतिक संपदा है। इसमें ऑप्शन आपको नहीं दिया गया, ठीक है। ये सब का सब प्राकृतिक संपदा है, ठीक है। सब किसी को इंसान ने नहीं बनाया हुआ है, सबको यहाँ पे जो है भगवान नहीं बनाया हुआ है, प्रकृति नहीं बनाया है, ठीक है। ओजोन क्या है? तो ओजोन एक प्रकार का क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओजोन पूछा गया तो ओजोन क्या होता है? गैस होता है, ठीक है ना। ओजोन क्या होता है? गैस होता है। तो लिखेंगे O3, इसका फॉर्मूला क्या होता है? O3, ठीक है। सवाल नंबर 38 देखिए, इसमें पूछा गया है कि एक प्राकृतिक संपदा है। प्राकृतिक संपदा यहाँ पे क्या है? तो सभी के सभी प्राकृतिक संपदा हमें दिखाई दे रहे हैं। जल भी प्राकृतिक संपदा है, वायु भी है और आपका मिट्टी भी है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ईडीबी क्या है? तो एक धूमक है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। 38 नंबर देखिए कि एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो जस्ता, जस्ता को हम लोग क्या बोलते हैं? जिंक बोलते हैं, ठीक है। जस्ता को हम लोग क्या बोलेंगे? जिंक बोलेंगे, जेडेन। नाइट्रोजन को क्या बोलेंगे? एन से डिनोट करेंगे, फास्फोरस को पी से, पोटेशियम को के से, जस्ता यानी जिंक को जेडेन से, ठीक है। तो एक सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर जस्ता यानी कि जिंक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो मॉडल पेपर 2 मैंने जो यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है आपके रिवीजन के लिए, आपका फिनिश होता है। तो क्लास 9th का बोर्ड एग्जाम जो आपका आने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना, उसके लिए हम लोग यहाँ पे आज का वीडियो में साइंस का जो है पोर्शन हम लोगों ने डिस्कस किया। इसी प्रकार से 40 सवाल पूछे जाएंगे और 40 सवाल आपको बनाना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है ना। मैथ तो अलग रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का पोर्शन मिलाकर जो है आपको यहाँ पे 40 नंबर का सवाल पूछे जाएंगे और आपको ऐसे ही जवाब देना है और मार्कशीट में आपको गोला लगाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिवीजन के लिए वीडियो जो है काफी मददगार साबित होने वाला है, ठीक है। बाकी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को पाने के लिए आपको जो है बेल बटन को प्रेस करना होगा, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगता है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। पसंद आता है तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ। आज वीडियो को यहीं फिनिश करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।